नमस्कार, जोहार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की दिन भर की हर बड़ी और अहम खबर से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के 23वें दिन फूटा छात्रों का गुस्सा। राहुल गांधी हेमंत सोरेन का पुतला दहन। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव। एसआईआर के तहत 24 अगस्त से नो मैपिंग, नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं। सिल्ली बोकारो रेलखंड पर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन बेपटरी, बड़ा हादसा टला। छात्रों के सीएम आवास घेराव को बीजेपी का नैतिक समर्थन। बाबूलाल बोले, हट धर्मिता छोड़े सरकार। झारखंड के 8 जिलों में गंभीर बीमारी व कैंसर जांच के लिए 16 करोड़ जारी, रांची को 2 करोड़। एलपीजी सिलेंडर ई-केवाईसी का आज आखिरी दिन, चूक गए तो ज्यादा दाम देना पड़ सकता है, सब्सिडी भी बंद हो सकती है। बोकारो में बेटे ने मां को पीटकर मार डाला। मां बेटे में हुआ विवाद, बेटे ने लाठी डंडे और लात घूंसे से पीटा, अस्पताल में मौत। लातेहार में बालू के अवैध उठाव पर सीओ की कार्रवाई। एनजीटी रोक के बाद भी औरंगा नदी से उठा रहे बालू, 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश। 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। रात में सांप ने डसा, अस्पताल पहुंचा तो नहीं मिला डॉक्टर। 6 साल के बच्चे की मौत के बाद हजारीबाग में बवाल। ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के 23वें दिन फूटा छात्रों का गुस्सा। राहुल गांधी हेमंत सोरेन का पुतला दहन। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन रविवार को 23वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने रविवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्रों ने दोनों नेताओं के रवैये से नाराज होकर ये कदम उठाया। रविंद्र पासवान के मुताबिक आंदोलन शुरू होने के दौरान राहुल गांधी ने फोन कर आश्वासन दिया था कि अगर 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते तो कांग्रेस झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेगी। छात्रों का आरोप है कि 15 अगस्त बीतने के बावजूद सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। छात्र नेताओं ने कहा कि उन्हें लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसी के विरोध में पुतला दहन किया गया। अब छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं 5 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें 3 छात्र सदर अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं अनशन कर रहे हैं। 14 दिनों से अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो को शनिवार को तिरंगा यात्रा में शामिल होने और झंडा फहराने से भी पुलिस ने अस्पताल में रोक दिया। इस दौरान छात्र नेता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। खनिज संशोधन बिल वापस नहीं हुआ तो करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। रांची के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में रविवार को महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में संसद से पास हुए खान और खनिज संशोधन विधेयक का विरोध किया गया। नेताओं ने कहा कि इस बिल से झारखंड के खनिज और आर्थिक अधिकार कमजोर हो सकते हैं। आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि झारखंड की जमीन और खनिज यहाँ के लोगों से जुड़े हैं। अगर केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। माले और सीपीआई नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर झारखंड के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। बैठक में फैसला लिया गया कि महागठबंधन राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को आवेदन भेजेगा और बिल से होने वाले नुकसान की जानकारी देगा। इसके बाद 22 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की पूरी रणनीति तय की जाएगी। सीपीआई नेता अजय सिंह ने आर्थिक नाकाबंदी की चेतावनी दी। वहीं माले नेता आनंद प्रसाद गुप्ता और युवा आरजेडी अध्यक्ष रंजन यादव ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि सभी दल मिलकर झारखंड के खनिज अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। एसआईआर के तहत 24 अगस्त से नो मैपिंग, नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं। झारखंड में मतदाता सूची की जांच के लिए चल रहे एसआईआर के तहत 24 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। जिन मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी है या जिनका रिकॉर्ड साफ नहीं है, उन्हें चुनाव अधिकारी नोटिस भेजेंगे। नोटिस मिलने के बाद जरूरी कागज जमा करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। अगर कागज नहीं दिए गए तो बीएलओ दोबारा संपर्क करेंगे और 7 दिन का और समय दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद किसी सही मतदाता का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को सही करना है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी और इनका निपटारा 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं और अपनी जानकारी मतदाता सूची में जरूर जांच लें। जरूरत होने पर समय पर कागज जमा करें। नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और गलत जानकारी सुधारने का काम भी चल रहा है। अगर किसी का नाम दूसरे राज्य की मतदाता सूची में है और वो झारखंड में नाम दर्ज कराना चाहता है तो उसके लिए भी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में होने की जानकारी मिले तो फॉर्म 7 के जरिए शिकायत की जा सकती है। एसआईआर से जुड़ी जानकारी या मदद के लिए 1950 पर फोन किया जा सकता है। सिल्ली बोकारो रेलखंड पर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन बेपटरी, बड़ा हादसा टला।
श्रावणी मेले से लौट रहे कांवड़ियों से भरी स्पेशल ट्रेन शनिवार देर रात सिल्ली बोकारो रेलखंड पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन संख्या 08895 की इंजन से तीसरी बोगी अचानक पटरी से उतर गई। घटना रात करीब 2:30 बजे पोल संख्या 354/SA4 के पास हुई। बोगी पटरी से उतरने के बाद यात्रियों को तेज झटका लगा और कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे ने तुरंत स्थिति संभाल ली और यात्रियों को सुरक्षित आगे भेजने की व्यवस्था की। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। तकनीकी टीम ने बेपटरी हुई बोगी को पटरी पर लाकर मुरी यार्ड में खड़ा किया। इस दौरान कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया और यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से उनके गंतव्य तक भेजा गया। रेलवे कर्मचारियों की मेहनत के बाद सुबह करीब 5:15 पर रेल परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया। फिलहाल रेलवे की तकनीकी टीम हादसे की वजह की जांच कर रही है। छात्रों के सीएम आवास घेराव को बीजेपी का नैतिक समर्थन, बाबूलाल बोले हट धर्मिता छोड़े सरकार। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव के ऐलान पर उन्होंने सरकार से हठधर्मिता छोड़कर छात्रों की बात सुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को जेल भेजा जाए। बाबूलाल ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पैसे देकर नौकरी पाने वालों की जांच के बाद सेवा समाप्त होनी चाहिए, जबकि मेरिट से चयनित अभ्यर्थियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी छात्रों के मुख्यमंत्री आवास घेराव को नैतिक समर्थन देती है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से जिद छोड़कर छात्रों और युवाओं की मांगों को धैर्यपूर्वक सुनने की अपील की। बाबूलाल ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे का जल्द समाधान होना चाहिए। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश। 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। आज दिन में राज्य के कई जिलों में बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में अब भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बारिश के दौर तेज रह सकते हैं। इस दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के समय खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश होने से जलजमाव की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अगस्त को झारखंड में बारिश का असर और बढ़ सकता है। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि पश्चिमी झारखंड के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। 19 अगस्त से बारिश की गतिविधि कुछ कमजोर पड़ने की संभावना है, हालांकि गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। 20 अगस्त को छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने, जबकि 21 अगस्त को कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। निम्न दबाव क्षेत्र और उससे जुड़ी मौसमी परिस्थितियों के कारण राज्य में बारिश का दौर सक्रिय है। लातेहार में बालू के अवैध उठाव पर सीओ की कार्रवाई। एनजीटी रोक के बाद भी औरंगा नदी से उठा रहे बालू, 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए। लातेहार में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू उठाव के खिलाफ जिला और पुलिस प्रशासन ने रविवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। सीओ नंद कुमार राम के नेतृत्व में नवोदय विद्यालय मार्ग के पास औरंगा नदी में छापेमारी कर बालू उठाते हुए 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। प्रशासन की टीम को देखते हुए बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सभी ट्रैक्टरों को थाने ले जाकर उनके दस्तावेज और बालू उठाव से जुड़े कागजात की जांच की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी अशोक कुमार पासवान, एएसआई छत्रपाल, अंचलकर्मी और पुलिस जवान शामिल रहे। सीओ नंद कुमार राम ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर बालू उठाने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन को जिले के अलग अलग नदी घाटों से लगातार अवैध बालू उठाव की शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा है कि जिले में रोजाना करीब 25 से 30 ट्रैक्टरों से अवैध बालू उठाव किया जाता है। रविवार को सरकारी कार्यालय बंद होने का फायदा उठाकर दिन दहाड़े बालू उठाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर टीम ने अचानक छापेमारी की। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध बालू उठाव करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में निगरानी और कार्रवाई और तेज की जाएगी। झारखंड के 8 जिलों में गंभीर बीमारी व कैंसर जांच के लिए 16 करोड़ जारी, रांची को 2 करोड़। झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज और कैंसर की जांच के लिए 8 जिलों को 16 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी है। इस पैसे से गंभीर बीमारी के मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही लोगों की मुफ्त जांच और रेडियोलॉजी जांच कराई जाएगी। सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की भी मुफ्त जांच होगी। गिरिडीह और जामताड़ा को 3-3 करोड़, चतरा, धनबाद और रांची को 2-2 करोड़, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा को 1.5 करोड़ और साहिबगंज को 1 करोड़ रुपए मिले हैं। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ऐसे लोगों को मदद दी जाएगी जिनकी पिछले 3 साल की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है।
सरकार ने कहा कि इस पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसकी निगरानी भी की जाएगी। हर जिले के सिविल सर्जन राशि के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार होंगे। जिलों को हर महीने खर्च का पूरा हिसाब स्वास्थ्य विभाग को देना होगा। इसके लिए हर महीने की 7 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सरकार के इस फैसले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और कैंसर की जांच कराने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। एलपीजी सिलेंडर ई-केवाईसी का आज आखिरी दिन चूक गए तो ज्यादा दाम देना पड़ सकता है। सब्सिडी भी बंद हो सकती है। अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आधार आधारित ई-केवाईसी को लेकर ये जरूरी खबर है। ई-केवाईसी पूरा नहीं कराने पर ग्राहकों को आगे चलकर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में ग्राहकों को सिलेंडर के लिए सामान्य कीमत से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया पुराने और नए दोनों तरह के एलपीजी कनेक्शन वाले ग्राहकों के लिए जरूरी है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें इसे जल्द पूरा कर लेना चाहिए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर सब्सिडी का लाभ प्रभावित या बंद हो सकता है। हालांकि ई-केवाईसी की अंतिम डेडलाइन को लेकर अभी स्पष्ट आधिकारिक तारीख तय नहीं है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार ई-केवाईसी ऑनलाइन या गैस एजेंसी पर जाकर ऑफलाइन करा सकते हैं। लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक होने की भी संभावना बताई गई है। ऐसे में एलपीजी उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन और ई-केवाईसी की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में सिलेंडर बुकिंग, सप्लाई या सब्सिडी से जुड़ी किसी तरह की परेशानी ना हो। लातेहार में भीषण सड़क हादसे के बाद भारी वाहनों पर रोक, 6 लोगों की हुई थी मौत। लातेहार के चंदवा लोहरदगा मार्ग पर शनिवार को हुए बड़े सड़क हादसे के बाद प्रशासन ने इस रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। शनिवार को एक कंटेनर की चपेट में आने से बाइक और ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 5 लोगों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में लातेहार के एक ही परिवार के अफसरी खातून कुर्बान अंसारी और बच्चे असजद हुसैन शामिल हैं। इसके अलावा लोहरदगा के रकीब खान और विनोद उरांव की भी पहचान हुई है। एक मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जिसकी कोशिश जारी है। हादसे के बाद राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने सड़क की हालत और बनावट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क के कुछ हिस्सों में ज्यादा चढ़ान और ढलान है, जिससे भारी वाहनों के अनियंत्रित होने का खतरा रहता है। उन्होंने सड़क को ठीक होने तक भारी वाहनों को रोकने की मांग की थी। इसके बाद लातेहार डीसी ने इस सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया। लोहरदगा डीसी से भी सहयोग मांगा गया है। अब भारी वाहनों को चंदवा से कुड़ू होते हुए लोहरदगा जाने वाले दूसरे रास्ते से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। खनिज अधिकारी पर बोले कुणाल सारंगी, झारखंड से एक ढेला खनिज बाहर नहीं जाने देंगे। केंद्र के एमएमडीआर एक्ट 2026 पर झामुमो नेता कुणाल सारंगी ने कहा कि ये कानून झारखंड के खनिज और आर्थिक अधिकारों को कमजोर करता है। उन्होंने 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को खनिजों पर सेस और टैक्स लगाने का अधिकार मिला था। झारखंड को इससे करीब 13,000 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नए कानून से राज्य को नुकसान हो सकता है। इसका असर मैया सम्मान पेंशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ने की आशंका जताई। कुणाल सारंगी ने कहा कि खनिज झारखंड से निकलता है, प्रदूषण और विस्थापन भी राज्य के लोग झेलते हैं, तो राजस्व का अधिकार भी झारखंड का होना चाहिए। उन्होंने भाजपा सांसदों पर राज्य के हित में आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और केंद्र को पत्र लिखा है। झामुमो ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो झारखंड की सीमा से एक ढेला खनिज भी बाहर नहीं जाने देंगे। सीएम आवास घेराव पर बोले मनोज पांडे, छात्रों से संवाद के लिए सरकार का दरवाजा खुला, हिंसा बर्दाश्त नहीं। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की गई है। इसी बीच झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि छात्रों को अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आंदोलन के दौरान हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनोज पांडे ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए समस्या का हल चाहती है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर छात्रों को भड़काने का आरोप भी लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री छात्रों की समस्याओं को समझते हैं। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर मनोज पांडे ने कहा कि परीक्षा का परिणाम और नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। अगर छात्रों को इस पर कोई आपत्ति है तो वे अदालत जा सकते हैं। वहीं अभय तिवारी के मामले में उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। बोकारो में बेटे ने मां को पीटकर मार डाला। मां बेटे में हुआ विवाद, बेटे ने लाठी डंडे और लात घूंसे से पीटा, अस्पताल में मौत। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात मामूली विवाद के बाद बेटे पर अपनी 65 वर्षीय मां प्रमिला देवी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना सेक्टर 12 ई के क्वार्टर नंबर 2204 की है। पुलिस के अनुसार किसी बात को लेकर प्रमिला देवी और उसके 48 वर्षीय बेटे राजू कुमार के बीच विवाद हुआ था।
विवाद बढ़ने पर राजू ने कथित तौर पर अपनी मां के साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें बोकारो सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बेटे राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और विवाद की असली वजह पता की जा रही है। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। बासुकीनाथ गोरखपुर के बीच 17 अगस्त से विशेष ट्रेन, देवघर में भी ठहराव, पूर्व रेलवे की पहल। श्रावणी मेले में बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर और बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई अतिरिक्त अनारक्षित विशेष ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया है। बासुकीनाथ गोरखपुर, गोरखपुर मधुपुर, आसनसोल गोरखपुर और गोरखपुर आसनसोल के बीच 17 से 26 अगस्त के बीच विशेष ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों का ठहराव देवघर, जसीडीह, मधुपुर और चितरंजन जैसे स्टेशनों पर भी होगा। इसके अलावा बासुकीनाथ पटना विशेष ट्रेन का गोरखपुर तक विस्तार किया गया है। वहीं मधुपुर गया मधुपुर श्रावणी मेला विशेष ट्रेन की सेवा भी जारी रहेगी। गया मधुपुर ट्रेन 17 से 28 अगस्त तक और मधुपुर गया ट्रेन 18 से 29 अगस्त तक 12-12 फेरे लगाएगी। रेलवे के इस फैसले से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को मेले के अंतिम दिनों में बढ़ती भीड़ के बीच सफर करने में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन के समय और ठहराव की ताजा जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से जरूर जांच ले। बराकर नदी में नहाने गए 17 वर्षीय युवक की डूबने से मौत, 5 घंटे बाद मिला शव। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के शांति नगर नंबर 3 चढ़ाई निवासी 17 वर्षीय सनोज कुमार शनिवार दोपहर अपने छोटे भाई बीरू के साथ बराकर नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान सनोज गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। छोटे भाई ने शोर मचाकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नदी में तलाश शुरू की। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सनोज का शव नदी से बाहर निकाला गया। शव मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। सनोज एक पान दुकान में काम करता था और परिवार में एक छोटा भाई व बड़ी बहन है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बराकर नदी में लगातार डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित गश्त कराने और संवेदनशील स्थानों पर जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। चांडिल डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पार, सभी 13 रेडियल गेट खोले गए। लगातार हो रही बारिश के कारण चांडिल डैम पूरी तरह भर गया है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद शनिवार शाम डैम के सभी 13 रेडियल गेट खोल दिए गए। शाम करीब 4 बजे 4 और गेट 1.5 मीटर तक खोले गए, जबकि 9 गेट पहले से खुले। इसके अलावा एक स्लूइस गेट करीब 1.5 मीटर और मुख्य नहर का गेट 95 सेंटीमीटर तक खोला गया है। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी छोड़े जाने को देखते हुए जमशेदपुर, जुगसलाई और नदी किनारे बसे इलाकों के साथ पश्चिम बंगाल के निचले क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार डैम का जलस्तर नियंत्रित करने और ईचागढ़ क्षेत्र के विस्थापित गांवों को डूबने से बचाने के लिए गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि यदि गेट 3 मीटर से अधिक खोले गए तो बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर नवीन जायसवाल का सरकार पर हमला, बोले छात्रों की आवाज सुने हेमंत सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्र पिछले 22 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। नवीन जायसवाल ने कहा कि छात्र अब 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुने और जल्द समाधान निकाले। नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार युवाओं के हित में काम करना चाहती है तो छात्रों की मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस छात्रों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पा रही है तो उसे सरकार से समर्थन वापस लेने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को छात्रों से ज्यादा सत्ता में बने रहने की चिंता है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, पिता मासूम की मौत, पत्नी घायल। हजारीबाग के केरेडारी बड़का गांव रोड पर देसवारी के पास 15 अगस्त की देर शाम हादसा हुआ। एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में केरेडारी के बेलतू निवासी मोहम्मद आसीन और उनकी करीब 1 साल की बेटी की मौत हो गई। उनकी पत्नी घायल है और उनका इलाज हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है।
बताया गया कि मोहम्मद आसीन अपनी पत्नी और बेटी के साथ ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तीनों को केरेडारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पिता और बेटी को मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे और वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने जल्द चालक को पकड़ने का भरोसा दिया है। थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस फरार वाहन की तलाश कर रही है। 10 सूत्री मांगों को लेकर सीटू का अनशन शुरू, निरसा विधायक ने किया समर्थन। धनबाद के मुगला ईसीएल एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया है। यूनियन के रामजी यादव और रंजन सिंह अनशन पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में जेबीसीसीआई 12 का शीघ्र गठन, बंद 29 नंबर खदान, बैजना कोलियरी, कुमार धुबी और बराकर इंजीनियरिंग वर्कशॉप को चालू करना, मजदूरों को काम के अनुरूप पदनाम देना, डीजल चोरी पर रोक और 4 लेबर कोड वापस लेना शामिल है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने ईसीएल प्रबंधन पर लापरवाही और शिथिलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खदानों में जाकर जमीनी स्थिति देखने के बजाय कार्यालय में बैठकर उत्पादन की समीक्षा करने से कोयला उत्पादन प्रभावित हो रहा है। विधायक ने एरिया मैनेजर से मिलकर मांगों पर गंभीरता से विचार और जल्द समाधान की बात कही। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक पहल होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। धनबाद के हाईवा हादसे में मृत मंगल भुइया के परिजनों को मिला 10 लाख का मुआवजा, विधायक अरूप चैटर्जी ने सौंपा चेक। निरसा थाना क्षेत्र के सिनेमा मोड़ के पास करीब 1 सप्ताह पहले हाईवा की चपेट में आने से निरसा मध्य पंचायत के रहने वाले मंगल भुइया की मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया था। इसके बाद एमपीएल प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें मुआवजा तय किया गया। रविवार सुबह निरसा विधायक अरूप चैटर्जी मृतक के घर पहुंचे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दिया। दाह संस्कार के लिए पहले ही 50,000 रुपए दिए जा चुके थे। बताया गया कि मंगल भुइया अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गए। हादसे में मंगल भुइया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों घायल युवकों को भी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। विधायक ने परिवार और घायलों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रात में सांप ने डसा, अस्पताल पहुंचा तो नहीं मिला डॉक्टर। 6 साल के बच्चे की मौत के बाद हजारीबाग में बवाल। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के चट्टीपेटो गांव में 15 अगस्त की देर रात सांप के डसने से 6 साल के राजन कुमार की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक रात करीब 12 बजे राजन घर में सो रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। परिजन तुरंत बच्चे को केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि अस्पताल में उस समय डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नहीं थे और सांप के जहर की दवा भी नहीं मिली। इसके बाद बच्चे को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद गाँव के लोगों में काफी गुस्सा है। ग्रामीण और परिजन शव लेकर केरेडारी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया। उनका आरोप है कि अगर समय पर इलाज और जरूरी दवा मिल जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने अस्पताल में रात के समय डॉक्टरों की मौजूदगी और सांप के जहर की दवा उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर केरेडारी टंडवा सड़क जाम कर दी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। साहिबगंज में बालू से लदा ट्रेलर पलटा, ड्राइवर को जेसीबी की मदद से निकाला गया कैबिन से बाहर, अस्पताल में भर्ती। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के बोरियो 3 पहाड़ मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह बेहड़ा मोड़ के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिहार के जमुई से बालू लेकर उधवा जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक मोहम्मद नाफिस आलम कैबिन के अंदर बुरी तरह फंस गया। उसके पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। वहीं सह चालक साफ फहाद भी घायल हुआ और उसके सीने में चोट लगी। घटना की सूचना मिलते ही 3 पहाड़ थाना के एएसआई ललन राजवाड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से जेसीबी बुलाकर कैबिन में फंसे चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 95 लाख की सड़क कुछ महीनों में खराब, डीएमएफटी काम पर बाबूलाल के सवाल। पाकुड़ की इलामी पंचायत में डीएमएफटी फंड से करीब 95 लाख रुपए की लागत से बनी इलामी बागान पाड़ा पीसीसी सड़क और गार्ड वॉल की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। आरोप है कि निर्माण के कुछ ही महीनों बाद सड़क में गड्ढे और दरारें पड़ने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी सड़क के ऊपर करीब 4 इंच ढलाई की गई, गार्ड वॉल की नींव करीब 5 इंच रखी गई और निर्माण में घटिया बोल्डर, कम सीमेंट व खराब बालू का इस्तेमाल हुआ। मरांडी ने इलामी पंचायत में सतार मौलवी के घर के पास बनने वाले 150 फीट गार्ड वॉल का भी मुद्दा उठाया है।
आरोप है कि मौके पर सिर्फ 50 फीट गार्ड वॉल बनाया गया, लेकिन पूरी राशि की निकासी कर ली गई। बाबूलाल मरांडी ने सड़क और गार्ड वॉल की गुणवत्ता, डीपीआर के अनुसार काम और निर्माण सामग्री की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने संवेदक और संबंधित अभियंताओं की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई करने और जांच के बाद सरकार की कार्रवाई की जानकारी देने की मांग की है। जामताड़ा में कैंसर से जूझ रहे दुर्योधन को 3 लाख रुपए की जरूरत, पत्नी बेटे ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। जामताड़ा के बरजोरा गांव में 33 साल के दुर्योधन मंडल कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई। जांच के बाद पता चला कि उन्हें रेक्टम कैंसर है। डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन कराने की बात कही है, जिसमें करीब 3 लाख रुपए खर्च होंगे। परिवार के पास इतने पैसे नहीं है। दुर्योधन अब तक कर्ज लेकर करीब 2 लाख रुपए इलाज में खर्च कर चुके हैं। अभी उनका रेडिएशन इलाज चल रहा है। 30 में से 24 बार इलाज हो चुका है। इसका खर्च आयुष्मान योजना से मिल रहा है, लेकिन ऑपरेशन और दवाओं के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा है। बीमारी की वजह से पिछले 5 महीने से दुर्योधन काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। दुर्योधन के परिवार में उनकी पत्नी करिश्मा देवी, 10 साल का बेटा, विधवा बहन और उसके 2 बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है। सरकारी राशन से मिलने वाला 14 किलो चावल भी पूरे महीने के लिए कम पड़ जाता है। परिवार एक पुराने मिट्टी के घर में रहता है। पति की हालत देखकर करिश्मा देवी सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। उनका छोटा बेटा भी अपने पिता को बचाने की अपील कर रहा है। जमशेदपुर के नामदा बस्ती में नाले से मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के नामदा बस्ती इलाके में रविवार को नाले से एक युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही टेल्को और गोलबुरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि शव जिस जगह मिला वह दोनों थाना क्षेत्रों की सीमा के पास है। इसके बाद टेल्को पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की उम्र करीब 20 से 24 साल बताई जा रही है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस युवक की पहचान और उसके परिवार का पता लगाने में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। युवक की मौत कैसे हुई इसका भी अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी तरह से हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।